गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है बाल्यावस्था का व्यक्तित्व पर प्रभाव। ये आपके समाजशास्त्र का दूसरा चैप्टर है, मतलब जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। बाल्यावस्था का व्यक्तित्व पर प्रभाव। बाल्यावस्था क्या होती है? बचपन हमारा 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष तक की आयु को हम बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक। व्यक्तित्व का प्रभाव मतलब हमारे बचपन पे हमारे पर्सनालिटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व शब्द एक ऐसी समग्रता है जिसमें व्यक्ति के सभी शारीरिक व आंतरिक गुणों का समावेश होता है। शारीरिक मतलब ऐसे गुण जिनको हम देख के ही जान सकते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को जब देखते हैं, हम उसको नहीं जब जानते हैं तो सबसे पहले हम उसके बाह्य व्यक्तित्व को देख के तो अंदाजा करते हैं कि ये दिखने में कैसा है, आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है, ठीक, लंबा है, छोटा है, ठीक, गोरा है, काला है। तो ये सब गुण उसके बाह्य व्यक्तित्व में आते हैं। आंतरिक में क्या आता है? हमारा अंदर के गुण, मतलब उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये हमारे आंतरिक गुण में आते हैं। ये उचित पर्यावरण प्राप्त करके प्रस्फुटित होते हैं तथा विभिन्न माध्यमों में विकसित होकर व्यक्ति को प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम जानते हैं इसका अर्थ। व्यक्तित्व शब्द एक साधारण बोलचाल की भाषा वाला शब्द है। हम हमेशा कहते हैं ना, अरे उसकी पर्सनालिटी नहीं अच्छी है, अरे उसका व्यक्तित्व नहीं अच्छा है। तो मतलब ये बहुत ही कॉमन शब्द है जिसका हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ मैंने ये ऊपर बताया ही है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक समस्त गुणों का समावेश रहता है। इसका अर्थ है एक लंबे, चौड़े या सुंदर वेशभूषा पहने हुए व्यक्ति से कभी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे कपड़े पहना हो तो उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। ठीक है। बाह्य रूप का मतलब दिखने में कैसा है, और आंतरिक गुण का मतलब होता है कि उसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। फिर अब हम आते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाओं पर। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। व्यक्तित्व के अर्थ को समझने के लिए निम्न परिभाषाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे तीनों परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें से कोई भी 2 परिभाषा याद कर लीजिएगा। आप एक याद कर लीजिए ये बीसेंज की परिभाषा, और दूसरी याद कर लीजिए गॉर्डन आलपोर्ट की। कभी कभी गॉर्डन आलपोर्ट की परिभाषा देके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ये परिभाषा किसकी थी। तो आइए देखते हैं कि इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा। बीसेंज तथा बीसेंज के अनुसार व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों तथा लक्षणों का संगठन है और प्राणी शास्त्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को संयुक्त कार्यों से उत्पन्न होता है। दूसरी है गॉर्डन आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के भीतर उन मनोदैहिक, मनो मतलब मन, दैहिक मतलब शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक का मतलब होता है गतिशील, ठीक, जो परिवेश के होने वाले उसे अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। ठीक। तो हमने 2 परिभाषाएं जान ली। इन परिभाषाओं के हिसाब से क्या बताया गया है कि इस तरह से व्यक्तित्व के अनुवांशिक का मतलब होता है बच्चों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले गुण। जैसे ऐसे गुण जो आपके मम्मी पापा में हो, आपके दादा दादी में हो, ठीक, मतलब आपके रिलेटिव्स में हो, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी आपके मम्मी पापा से आप में आए, आपके दादा दादी से आपके मम्मी पापा में आए, ठीक, दादा दादी नाना नानी, ठीक। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण हमारे हस्तांतरित होते हैं, जिन पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता, वो हमारे जीन में ही होते हैं, उनको हम रखते हैं अनुवांशिक में। और अर्जित गुण में ऐसे गुण आते हैं जिनको हम परिस्थितियों से सीखते हैं। जैसे हम सहयोग की भावना हुई, ठीक, ये भी हमारे एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। ये हम कैसे सीखते हैं? जब हम स्कूल में आते, पहले हम परिवार में सीखते हैं। मम्मी पापा हमको बचपन से ही सिखाते हैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, सिखाते हैं ना। फिर हम स्कूल में आते हैं, स्कूल में हमको टीचर्स बताते हैं सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, शेयरिंग एंड केयरिंग करनी चाहिए। ठीक। शेयरिंग मतलब एक दूसरे से मिल बांट कर चीज़ों को इस्तेमाल करना, और केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करना। तो क्या हो गया? व्यक्तित्व के अनुवांशिक और अर्जित गुणों का एक संकलन है। व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण गुण है जो दूसरों को प्रभावित करने की पूर्ण क्षमता रखता है।
एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति को दूर से ही पहचाना जा सकता है। ठीक, अब हम आते हैं व्यक्तित्व संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण पे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो ये हमारा व्यक्तित्व शब्द है पर्सनालिटी, इसको 4 तरह से इसमें बांटा गया है। ठीक, शाब्दिक अर्थ, साधारण दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तो हमको इतना ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस ये जान लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ जान लीजिए कि व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं। यहाँ देखिए व्यक्ति लिखा है, यहाँ पे व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक, पर्सनैलिटी कहते हैं। इस पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पर्सोना शब्द से हुई है। ठीक, पर्सोना एक लैटिन वर्ड है, इससे पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस पर्सोना का अर्थ क्या होता है? वेशभूषा। ठीक, जिस प्रकार किसी नाटक के पात्र भांति भांति की वेशभूषा धारण करके रंगमंच पर आते हैं तो उस समय उनका व्यक्तित्व सामान्य अवस्था से भिन्न प्रतीत होता है। आप सब लोग सीरियल खूब देखते हैं ना, टीवी खूब देखते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, हर कैरेक्टर टीवी में जितने भी कैरेक्टर हैं किसी सीरियल के, उन सबका आपको नाम पता रहता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हर कैरेक्टर की अपनी क्वालिटी होती है। ठीक, एक मैं एग्जांपल कॉमन सा आपको दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, सारे सॉन्ग्स आपको रटे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब विलेन का कैरेक्टर दिखाएगा तो बड़ी सी बिंदी दिखाएगा, मोटा मोटा काजल दिखाएगा। जब हीरोइन का कैरेक्टर दिखाएगा तो उसको सिंपल एकदम शो करेगा, सीधा साधा दिखाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से व्यक्तित्व को दिखाता है कि नकारात्मक लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है और सकारात्मक लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है। हालांकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक, ये सब एक अपने परसेप्शंस हैं, एक चीज़ को दिखाने के अपने अपने तरीके हैं। ऐसा रियल लाइफ में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, साधारण दृष्टिकोण आपको मैंने बता दिया है, बाकी इन दोनों से कोई ज़्यादा लेना देना हमारा नहीं है। अब हम आते हैं श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताओं पर। विशेषता मतलब क्वालिटी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे आप सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। ठीक, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई ड्राइंग अच्छी करता है, कोई बोलने में तेज है, अच्छा भाषण देता है। तो सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है और सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व के अंतर्गत हष्टपुष्ट, सुगठित, सुंदर शरीर, बुद्धि सक्रियता, कार्य कुशलता, ज्ञान, उत्तम चरित्र एवं कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। कहने का मतलब यह है कि जितने अभी यहाँ पे गुण बताए गए, इनके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटी होती है। ठीक, यदि शरीर सुसंगठित एवं सामंजस्यपूर्ण है तो व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति को भली प्रकार से समझने के लिए उसकी विस्तृत विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब जब हम बीमार रहेंगे तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। हमारा किसी काम में जब मन ही नहीं लगेगा तो हम कैसे दूसरों का सहयोग करेंगे? या जब हम देखो, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया ना, अपनी मदद पहले खुद करें। या भगवान भी उनकी मदद भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ये नहीं आप एक जगह बैठे रहें, पानी में डूब रहे हैं और तैरने का एफर्ट नहीं कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। भगवान भी आपको तभी बचाएंगे जब आप अपने को बचाने के लिए हाथ पैर मारेंगे। ठीक, तो शारीरिक स्वास्थ्य कि हमारे अच्छे व्यक्तित्व में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? शारीरिक स्वास्थ्य का है। दूसरा क्या है हमारा? मानसिक स्तर। जब हमारा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यहाँ मानसिक जो स्तर है ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब हमारा बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। एक अच्छे व्यक्तित्व की यह विशेषता भी है कि व्यक्ति बुद्धिमान हो, कोमल हृदय वाला हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, उसके व्यवहार तथा क्रियाएं समायोजित हो। ये नहीं कि देख इधर रहा है बोल उधर रहा है। ठीक, दिमाग कहीं और पे है, पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहा है। ये तो आप लोग अधिकतर क्लास में करते हैं, पूछा कुछ जाता है, बताते कुछ नहीं है, या बताएंगे ही नहीं, पूछते रह जाओ। तो ये आपके अच्छे व्यक्तित्व की निशानी नहीं है। तीसरा है संवेगात्मक संतुलन। संवेग, जो ये शब्द है संवेगात्मक, ये बना है संवेग से। ठीक, संवेग वर्ड जहाँ भी आएगा ये हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करेगा। ठीक, भावनाओं को प्रदर्शित करने का मतलब ये हमारी फीलिंग्स, हम खुश हैं, नाराज हैं, गुस्सा हैं, ठीक है, किसी बात का हमको दुख है, ये सब क्या है? हमारे संवेग हैं। मन की स्थिति को जो बातें या जो स्थितियां या जो व्यवहार प्रदर्शित करता है उसी को हम संवेगात्मक व्यवहार कहते हैं। यहाँ पे है संवेगात्मक संतुलन।
अब ऐसा भी ना हो कि दुख वाली चीज़ों पे आप हंस रहे हैं और हंसने वाली चीज़ों पे मुंह लटका के बैठे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो संवेगात्मक संतुलन का अर्थ है भावनात्मक संतुलन। व्यक्ति में किसी भावना की ना तो अधिक तीव्रता होनी चाहिए ना ही शिथिलता। जैसे आप लोग अधिकतर प्रेयर में आपको डांटा जा रहा है अगर, तो पीछे कुछ लोग हंसते रहते हैं, तो इसी बात से क्लियर होता है कि उनका संवेगात्मक जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उनको अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देने की जरूरत है। चौथा है सामाजिकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम समाज में ही रहते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। ठीक, परिवार में ही कई सदस्य होते हैं जिनसे हम सामाजिकता को सीखते हैं। अतः श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है कि वे समाज से कटकर ना रहें, बल्कि सभी सामाजिक संबंधों से समायोजन करता रहे। अपने में ही डूबा रहने वाला अर्थात अंतर्मुखी व्यक्ति कभी श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता। आप अपने को लीक से हट कर समझें, ठीक है, कि नहीं हमें तो समाज में रहना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ पे इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप समाज के हर उन बातों को माने जिससे आप सहमत ना हो। ठीक, सामाजिकता का मतलब है एक आदर्श को फॉलो करना। पांचवा है हमारा लक्ष्य। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वो पशु के समान होता है। ठीक, क्योंकि जानवरों का भी कोई लक्ष्य नहीं होता। उनको क्या है, जानवर जो क्या है, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। उनको ना तो लाइफ में कुछ बनना भी नहीं है। तो अगर कोई मनुष्य जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो उसको भी हम पशु के समान ही समझेंगे। उत्तम लक्ष्य श्रेष्ठ व्यक्तित्व का आवश्यक गुण है। यदि किसी हष्टपुष्ट और तीव्र बुद्धि वाले व्यक्तित्व का लक्ष्य चोरी, डकैती या विद्रोह करना है तो वह व्यक्तित्व महत्वहीन है। तो बच्चों, लक्ष्य हमको हमेशा ऐसे बनाने हैं जिससे हमारा खुद का, हमारे परिवार का और हमारे समाज का भला हो। ऐसे लक्ष्य नहीं बनाने हैं जिससे हमको नुकसान हो, कि हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, आओ चलो आज रात में इसके घर चोरी करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें हम दिमाग लगा रहे हैं। ये नहीं मतलब है। लक्ष्य हमेशा हमारे उत्तम होने चाहिए, सही दिशा में होने चाहिए। फिर हमारा है दृढ़ संकल्प शक्ति। अब लक्ष्य हमने बना लिया, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारे पास संकल्प नहीं है। हमने कोई एम नहीं किया, डिटर्मिनेशन नहीं लिया। दृढ़ संकल्प मतलब जो लक्ष्य हमने बनाए हैं उनको हमें हर हाल में पूरा करना ही करना है। ठीक, यहाँ देखिए है ना कि व्यक्तित्व विकास तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति में दृढ़ संकल्प शक्ति हो। ठीक, इस शक्ति के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं का निराकरण करने में सफल हो सकता है। ठीक, इसीलिए लाइफ में अपना एक एम बनाइए और उसको पूरे तन मन धन से पूरा करने का प्रयास करिए। फिर है चरित्र। व्यक्तित्व का एक महान गुण चरित्र भी है। चरित्र भी एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न गुणों का समावेश होता है, जैसे सत्य बोलना, लोभ, बेईमानी, भ्रष्टाचार से दूर रहना, किसी के साथ विश्वासघात ना करना, मतलब उसको धोखा नहीं देना, किसी को दुखी ना करना। तो चरित्र एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। बचपन से हम सीखते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक, तो अगर उनको हम बेहतर ढंग से अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें तो हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ होता है। लेकिन होता यह है आज के टाइम में कि लोग खाली किताबों में इसको पढ़ लेते हैं और जीवन में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। संतोषजनक महत्वाकांक्षा। हमेशा हमको अपना लक्ष्य ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे हमें सेटिस्फेक्शन हो। ये नहीं कि हम अपने जीवन का लक्ष्य ऐसा निर्धारित कर लें जिसको हम पूरे जीवन में कभी पूरा ही नहीं कर सकते। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने माइंड के अकॉर्डिंग हमको ऐसा लक्ष्य, अब एक अनपढ़ व्यक्ति है, वो सोच ले कि मुझको IAS PCS बनना है, तो जब उसने शिक्षा ही नहीं ली और उसने लक्ष्य निर्धारित क्या कर लिया कि हमको तो भाई DM बनना है, तो जब उसके पास शिक्षा ही नहीं है, उसके पास बेसिक शिक्षा नहीं है, तो वो DM कैसे बन सकता है? तभी बनेगा ना जब वो पहले शिक्षा ग्रहण करे। ठीक, अगर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता तो वो अपने लक्ष्य को, कितना भी उसके अंदर इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प उसने ले लिया, लेकिन वो पूरा नहीं कर सकेगा। इसलिए हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा को हमेशा संतोषजनक रखना चाहिए। ठीक, अपने गुण के आधार पे ही अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए। और वो अनपढ़ व्यक्ति का ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं सकता, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके पहले उसको क्या करना होगा? DM के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसको पहले शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करना होगा।
उसको पहले एजुकेशन ग्रहण करनी होगी, शिक्षा ग्रहण करनी होगी, फिर उस दिशा में प्रयास करना होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, व्यक्तित्व क्या होता है और व्यक्तित्व, श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताएं। कल जिसको इनमें से समझ में नहीं आएगा, अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी, वो कल मुझे बताएगा, वो आज मुझे शाम तक बता देगा कि उसको नहीं समझ में आया है। ठीक, तो मैं एक बार कोशिश करूंगी कि दोबारा से इसको समझा दूं, फिर हम आगे इसी के बाद से अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।